हेलो एवरीवन। आज हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक छोड़ा था, यानी कि हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एक कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला था वो हमने कवर कर लिया था। अब हमारे पास जो उसी का सेकंड पार्ट बचता है वो है हमारे पास कैपेसिटेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटेंस के क्या क्या रिजल्ट होते हैं, कैपेसिटेंस होती क्या है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स कंसेप्ट है क्या है कैपेसिटेंस के। तो कोशिश की जाएगी कि उन सबको हम यहाँ पे कवर करें। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, आगे इसकी डेफिनेशन को और ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। अभी बेसिक में ये समझ लो कि जब भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ये पूरा चैप्टर जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ रहे हो, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हो, जब भी चार्ज को स्टोर किया जाता है, जब भी हम किसी चार्ज को, कोई भी एक चार्ज हमारे पास है जिसको हम कहीं पे स्टोर कर लें, उसको हम किस कंसेप्ट के अंदर पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं हम कैपेसिटेंस के अंदर। और एक डिवाइस होता है हमारे पास कैपेसिटर, जो हमारे पास क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जब भी चार्ज हम स्टोर करते हैं तो वो कौन से डिवाइस में किया जाता है, हमारे पास कैपेसिटेंस में किया जाता है। तो वहीं से हमारे पास ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है, पूरा का पूरा चैप्टर चलता है, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जो कि स्टार्टिंग में बड़ी बेसिक सी हैं और हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बन जाता है कई बार और आया भी है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। शील्ड होता क्या है बेसिकली, अगर बाकी सब छोड़ दो, आप शील्ड वर्ड को देखो तो शील्ड का मतलब होता है कि शील्ड हम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। शील्डिंग इसीलिए यूज करी जाती है, शील्ड यही काम करती है कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हम अपनी बात करें कि मेरे पास एक शील्ड है, शील्ड का मतलब है कि मेरे को क्या है कि किसी और से अगर कुछ हार्म आ रहा है तो वो उसे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो प्रोटेक्ट से ही आप यहां से याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग। ये देख लीजिए, ये वर्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्टिंग, जो आप शील्डिंग से समझ पा रहे हैं। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या, बेसिकली हमारे पास बोल रहे हैं कि एक मेथड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमारे पास एक मेथड होता है जो क्या काम करता है, हमारे पास प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और किससे प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। कि जहां पे भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती होगी वहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करवाते हैं। अब करवाते क्यों है, क्योंकि हमें वो जो चार्ज है, जिस चार्ज की आप बात कर रहे हो, उसका इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए हो, उस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए हो, वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करवानी हो, तो हम क्या करवा देते हैं, शील्डिंग करवा देते हैं। और उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या करवा देते हैं, प्रोटेक्ट करवा देते हैं। किससे, चार्ज से। ठीक है, तो चार्ज से जब भी आप किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज, आप बोल सकते हो कि चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड से आप किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को क्या करवाते हो, आप प्रोटेक्ट करवाते हो, तो उस मेथड को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक, बहुत सिंपल है। अब अगला हमारे पास टॉपिक है पोलराइजेशन। ये वर्ड आपको पूरे चैप्टर में बार बार देखने को मिलेगा, तो जरा समझ लेते हैं पोलराइजेशन होता क्या है हमारे पास। तो पोलराइजेशन में ये प्रोसेस होती है, इसमें हमारे पास दो इसके सब पार्ट आ रहे हैं। बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं सबस्टांसिस को। एक आता है हमारे पास पोलर सबस्टांसिस और दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन पोलर सबस्टांसिस। अब ये पोलर सबस्टांसिस, नॉन पोलर सबस्टांसिस आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है बिल्कुल सेम, वही बिल्कुल सेम आपको देखने को यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, जो आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा +1 में, छोटी क्लासेस में, अभी भी आप पढ़ रहे होंगे +2 में, पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, वो सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो क्या लिखा जा रहा है हमारे पास, सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर सब्सटेंस। सिंपल है कि जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं हमारे पास, वो मिलके बने होते हैं पोलर मॉलिक्यूल से। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई कि पोलर मॉलिक्यूल होते क्या है हमारे पास। पोलर, देखो वर्ड से याद रख सकते हो, पोलर मतलब पोल्स, और पोल्स कितने होते हैं हमारे पास, दो पोल्स होते हैं, या तो नॉर्थ या तो साउथ, ऐसे ही होता है। पोलर का मतलब क्या आ गया आपके पास, कि पोल्स की बात हो रही है, पोलर वर्ड से आप पोल्स को डिफाइन कर सकते हो। और पोल्स में हमारे पास कितने पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब अगर हम चार्ज के केस के लिए पढ़े तो यही नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे दिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह का चार्ज आपके पास, ये हमने सीख रखा है।
यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, जब भी आप पोलर मॉलिक्यूल की बात करोगे, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और केमिस्ट्री में भी हमने यही सीखा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ना सबस्टांस, पोलर सबस्टांस कौन से सबस्टांस होंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिनमें आपके पास क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज देखने को मिलेंगे। ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये हम थोड़ा फिजिक्स पर्पस से देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने +1 में। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, और वो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करते। अगर कोइंसाइड नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि वो जो मॉलिक्यूल कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, वो कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल। When no external field is applied, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मॉलिक्यूल क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्जेस का और नेगेटिव चार्जेस का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात तभी होगी जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा। तभी तो हमने बोला कि क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करते आपस में, चाहे आप वहां पे क्या करो, वेल जब तक वहां पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना करो। अब यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल मान लो, इसके एग्जांपल देख लो, HCl H2O ऐसे करके। अगर HCl को ब्रेक किया जाए तो क्या बनता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे ही पढ़ा केमिस्ट्री में हमने। और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, मान लो एक तरफ इसका नेगेटिव है, एक तरफ इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे H2O जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ये देखो, H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये कुछ इस तरीके का, दोनों के बीच में 105 डिग्री का एंगल शेयर हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल्स, या आप बोल सकते हो पोलर सब्सटेंसेस। जहां जहां पे भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इनको हम क्या बोल देते हैं, पोलर सब्सटेंसेस बोल देते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा किसमें, नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसी में नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए देख लो क्या डेफिनेशन है, ये सब्सटेंसेस मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज नॉन पोलर सब्सटेंसेस। कि जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, पोलर सब्सटेंसेस बनाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम आपके पास सेम डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या लिखा था आपने लास्ट टाइम जब पढ़ा था, कि जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते। यहाँ पे क्या है आपके पास, उल्टा हो जाएगा उसका। देखो क्या लिखा है, ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के चार्जेस आपस में कोइंसाइड कर जाए हमारे पास, तो वहां पे हमारे पास कौन सा सबस्टेंस बनता है, वहां पे बनता है हमारे पास नॉन पोलर सबस्टेंस। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे, ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, ये किस किस की बात हो रही है, नेगेटिव चार्ज के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज के हमारे पास प्रोटॉन्स। और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, पूरा पूरा का स्ट्रक्चर पढ़ते थे आप। इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है +1 में, प्रोटॉन्स को पढ़ा हुआ है, वहीं से आया है हमारे पास ये कंसेप्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है, मतलब सेम क्या कंसेप्ट बिल्कुल सेम चल रहा है हमारे पास। बट पोलर और नॉन पोलर में आपके पास डिफरेंस पूछ सकते हैं कि पोलर सब्सटेंसेस और नॉन पोलर सब्सटेंसेस में डिफरेंस बताओ। तो आपको ये पता चल गया है। और इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या क्या है, N2O2 H2 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास किसके एग्जांपल है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। पोलर सब्सटेंस में क्या हो रहा था, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे थे, आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे आपस में क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलर से ही, पोलर सब्सटेंसेस के बाद ही ये प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, पोलराइजेबिलिटी। डायरेक्ट पूछा था क्वेश्चन, ये 2 साल पहले ये आपके पास HP बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और इसमें डिफाइन करने को बोला गया था कि डिफाइन कीजिए। 2-3 टर्म्स है, ससेप्टेबिलिटी भी है इसी के साथ आगे। ठीक है, वो पूछ रखी थी ये, और साथ में ये टर्म पूछी हुई थी। तो ये देखते हैं होता क्या है, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या हुआ, ये देखो,
डाइपोल मूवमेंट आ गई, यानी पी वेक्टर की बात होने स्टार्ट। पी की बात ही क्यों हुई? तो हमने पढ़ा तो है, जहां पे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके बीच में जो फोर्स लगती है उसे आप डाइपोल मूवमेंट बोल देते हो। ऐसे ही पढ़ा था। और यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है आपके पास कि अगर आप पोलर सब्सटेंसेस की बात करते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो बन ही रहा है, यानी पोलर वहां पे है तो यानी डाइपोल मूवमेंट तो होगी। तो वहीं से आपके पास ये कंसेप्ट आता है, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनाती है, किसके साथ? डाइपोल मूवमेंट के साथ। दोबारा से, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं पोलैरिजिबिलिटी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी वेक्टर मैथमेटिकल रिलेशन, देखो डायरेक्ट रिलेशन विद ई, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किसको डिफाइन कर रहा है? ससेप्टिबिलिटी को, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है। अब यहां से क्या होगा हमारे पास, आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे और यहां पे क्या ले आओगे? इक्वल्स टू ले आओगे, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये अल्फा बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो वहां पे क्या आ जाता है? हमारे पास कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ये अल्फा है हमारे पास। ठीक है, इसका ध्यान रहे, ये अल्फा है आपके पास, इक्वल्स टू आ चुका है और बाकी टर्म वैसी है। अब ये हमारे पास क्या है? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब इसी को आप क्या करोगे? इसी के लिए फॉर्मूला बनाओगे, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों टर्म्स, ये ई और एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ जाएगा और किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा, और इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला। सिंपल है, रिलेशन था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में। और कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। एसआई यूनिट की बात करूं आप इसी की, ये जो अभी आपने अल्फा निकाला है तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर की। ठीक है जी। तो ये क्लियर है आपके पास डेफिनेशन। अब हम आगे की दो चार टर्म्स हैं हमारे पास इस सिलेबस से रिलेटेड, वो देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स है। ठीक है, जब भी आप कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपको ये टर्म बड़ी कॉमन है, जो कि आपको बार बार हर एक टॉपिक में देखने को मिलेगी, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी। अभी आप डेरिवेशंस करोगे, बड़ी फेमस डेरिवेशन है। अब तो इस चैप्टर का थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे हमारे पास, डेरिवेशंस आती थी पेपर में, तो पूछा जाता था डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए डेरिवेशन करो। तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं। The non-conducting material in which equal and opposite induced charges are produced on their opposite faces on the application of electric field are called dielectric. डाइलेक्ट्रिक होता है क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो और आपके पास क्या है? दो अपोजिट प्लेट्स है, और अपोजिट प्लेट्स में क्या हो गया? अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाए, यानी एक तरफ इंड्यूस का मतलब है एक तरफ पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाए और एक तरफ नेगेटिव 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 चार्ज आ जाए। और ये जो चार्ज रहेगा कितना होगा? इक्वल। यानी अगर यहाँ पे 20 है पॉजिटिव का तो यहाँ पे कितना होगा? -20। इस प्रॉपर्टी को, इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। अब जब भी आपके पास किस वर्ड का यूज हो? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है? कंडक्टिंग का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स या आप बोल सकते हो चार्ज पास कर जाता है, नॉन कंडक्टिंग जिससे चार्ज पास नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है जब बोला जा रहा है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसके दोनों अपोजिट साइड में क्या होगा? इक्वल चार्ज आपको सेटअप होते हुए नजर आएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक। उसको हम डाइलेक्ट्रिक वर्ड से देखते हैं। इसके एग्जांपल देखो, ये देखो बड़ा फेमस एग्जांपल, ड्राई वुड। देखा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें पास नहीं करता हमारे पास। तो ड्राई वुड और ड्राई एयर ये इसी के एग्जांपल है हमारे पास, किसके? डाइलेक्ट्रिक के। तो जब भी ड्राई वुड की बात हो तो आप ये बोल सकते हो ये हमारे पास किसकी तरह काम करता है? एज ए डाई इलेक्ट्रिक। होता क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं दोनों फेसिस में। ठीक है, जो नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जो आप पोलराइजेशन देख रहे थे उसी के लिए हमारे पास नई टर्म है एक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। Polarization of a dielectric is the process of induced equal and opposite charges on the two opposite faces of the dielectric on the application of electric field. सेम से ये कुछ पोलराइजेशन है क्या हमारे पास? जब भी डाइलेक्ट्रिक कोई भी आपको प्रोसेस देखने को मिलती है, और प्रोसेस में होता क्या है? वही सेम ऊपर वाली डेफिनेशन कि आपके पास क्या होता है? इंड्यूस रहता है चार्ज दोनों अपोजिट साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल चार्ज।
ठीक है जी। उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्योंकि अब देखो इलेक्ट्रिक वर्ड ही क्यों यूज किया यहाँ पे इस पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि हमारे पास किसकी बात हो रही है, हमारे पास बात हो रही है चार्जेस की, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो जब भी चार्जेस की बात होती है हमारे पास, इसका मतलब है वो किससे रिलेट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो जरा, E इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के लिए यूज होता है, फ्री स्पेस के लिए, ये हमें पता है। और ये क्या है हमारे पास, ये है चार्ज डेंसिटी। अब देखो अगर आपके पास आप क्या एक पर्टिकुलर एरिया में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो यूनिफॉर्म इक्वल चार्ज, तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है हमने, चार्ज किसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने पढ़ा हुआ है चार्ज डेंसिटी। तो वही चार्ज डेंसिटी आप किससे लिखते हो, सिग्मा से लिखते हो। सिग्मा माइनस सिग्मा पी, दोनों के बीच का डिफरेंस आप क्या कर सकते हो, निकालते हो, डिवाइड बाय आप क्या लिख दो, एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ई यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन था। अब इसी के साथ आगे के टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे डिनोट करते हैं हम, के से लिखते हैं। और ये बेसिकली है क्या है हमारे पास, ये आपके पास जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हो, जितनी हम अप्लाई कर रहे हैं और जितनी रिड्यूस हो रही है किसी एक पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल की आप बात करते हो जहां पे आप ये इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हो, उनकी रेशो होती है, उनकी जो रेशो होती है उसको आप के से लिख देते हो, वो बनता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डेफिनेशन देखो, उसके बाद समझ आएगा। द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, ई नॉट से लिखा जा रहा है, applied electric field intensity E naught to the reduced value of electric field intensity E on placing a dielectric between two oppositely charged the plates is called electric constant। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या है हमारे पास, कि बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी भी ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की बात कर रहे हो, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की बात करी जा रही है हमारे पास, वहां पे आप क्या देखते हो कि रेशो बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की रेशो बनाते हैं। कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशो, एक तो हमारे पास कौन सी वाली जो हमने अप्लाई करी हुई है टू दी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितनी हमारे पास क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। दोनों की अगर रेशो बनाई जाए हमारे पास, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो कैसी रेशो लिखी जाएगी, ई नॉट बाई ई, ई नॉट बाई ई, ई के लिए आप सीधा सीधा लिख दोगे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपके पास ये जो ई है ये किसकी चीज के बारे में बता रहा है, रिड्यूस्ड वैल्यू। रिड्यूस्ड वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप, बेसिकली डिफरेंस देखने को मिलेगा, और डिफरेंस कैसे देखते हो आप, नेगेटिव साइन यानी माइनस करके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप सिग्मा माइनस सिग्मा पी के बीच का डिफरेंस लिखोगे, वो आपके पास किस वैल्यू को बताएगा, रिड्यूस्ड वैल्यू को। तो कभी कभार आपके पास के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर है हमारे पास ई से, तो वहां पे के की वैल्यू हमेशा ही क्या देखने को मिलती है, मोर देन 1। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में आपके पास कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मोर देन 1 किस कंडीशन पे या कब देखने को मिल सकती है। तो आपने याद रखना है ई नॉट इज ग्रेटर देन ई, ई नॉट इज ग्रेटर देन ई, यानी कि हमारी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। आगे आपके पास ये जो टर्म है हैशटैग इंपॉर्टेंट, आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आपके पास ये टर्म देखने को मिली है कि डिफाइन करो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी के लिए बोलते हैं आपके पास, और इसे आप लिखते हो ऐसे, इस सिंबल से आप क्या करते हो, इसे डिनोट करते हो, ये ई साथ। ठीक है, ये होती है हमारे पास ससेप्टिबिलिटी। In most of the dielectric polarization, vector P vector is proportional to the reduced electric field intensity in the dielectric, that is, क्या बोला जा रहा है, ससेप्टिबिलिटी है क्या, एक तरह का हमारे पास रिलेशन है। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। किस किस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ये है हमारे पास P वेक्टर यानी डाइपोल मूवमेंट, और किसके बीच में, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी जो आपने पढ़ा कि यहाँ पे आपके पास क्या देखने को मिलता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलता है। तो जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपके पास क्या है, डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, दोनों के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन बना दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बनती है, ससेप्टिबिलिटी बनती है। तो ये ससेप्टिबिलिटी आई कहां से, इसे देख लो जरा।
कि जब हम रिलेशन बनाते हैं दोनों के बीच में, डायरेक्ट रिलेशन, पी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है ये फ्री स्पेस के लिए यूज किया जाता है, ससेप्टिबिलिटी परमिटिविटी की वैल्यू, और ई वेक्टर, ठीक है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो जाती है ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल्स टू लेके आएंगे, इक्वल्स टू आएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या देखने को मिलेगा, ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलती है। और अगर हम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये एक तरह का है, क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, एक तरह की कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर मेरे को ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है, तो इन दोनों को कहां ले जाऊंगा, दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो किसके हो जाएंगे मेरे पास, डिवाइड के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करने को बोल देते हैं 2-3 लाइनों में, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 2 मार्क्स का भी बन जाता है यहाँ से। और इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये डायमेंशन बताओ और यूनिट्स बताओ, तो ये बड़ा इजी है हमारे पास, ये डायमेंशन लेस होती है और कैसी होती है, यूनिट लेस होती है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो अगर आप डायरेक्टली बीच में कहीं पे जंप कर रहे हैं तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, या आप ऐसे करो कि एक सीक्वेंस में ही देखो, सारे टॉपिक्स को एक सीक्वेंस में ही देखो, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है कंसेप्ट को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड के कांस्टेंट। जो आपने के कांस्टेंट की अभी डेफिनेशन जो बनाई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, और साथ में क्या पढ़ा था हमने, ससेप्टिबिलिटी। दोनों के बीच में अगर रिलेशन आ जाए तो एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसको देख लो जरा। दोनों का बीच का जो डेरिवेशन, ये जो रिलेशन है, बार बार डेरिवेशन इसकी पूछी जाती है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप या ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो हमने क्या लिख रहे हैं, फेवरेट लाइन, वी नो फाइनल और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज। अगर आपको डिफरेंस निकालना होगा, रिड्यूस्ड वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालोगे आप, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी, ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लास्ट अभी ये जो टॉपिक चल रहे थे, ई नॉट माइनस ईपी किसके इक्वलेंट आता है हमारे पास, ई के इक्वलेंट आता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ही रिलेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही रिलेशन है। अगर मैं इस माइनस ईपी को दूसरी साइड ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लस का देखने को मिलेगा। और जो ईपी है आपके पास, ये किसके इक्वलेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा पी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फॉर्मूला था, फॉर्मूला की ही वैल्यू आपने पुट करी है, ई नॉट इक्वल्स टू ई प्लस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहां तक आपके पास बनती है। और ये जो सिग्मा पी होता है, ये जो सिग्मा पी लिखा हुआ है, ये पी के इक्वलेंट होता है। किसके इक्वलेंट होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल। दोबारा से देख लो, ये हमारे पास रिलेशन बनता है किसके लिए, आपके पास रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखनी हो आपको, तो डिफरेंस देखते हो आप, ई नॉट माइनस ईपी के बीच में, और माइनस ईपी कहां चले जाता है, दूसरी साइड जाता है, तो किसका हो जाता है आपके पास, प्लस का हो जाता है। और जैसे ही प्लस के लिए इक्वेशन बनी, अब आप क्या कर सकते हो, ईपी की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ईपी इक्वल्स टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन, ये रिलेशन है। इस रिलेशन को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया। और जैसे आपने सिग्मा पी की वैल्यू पुट कर दी, ये सॉरी ईपी की वैल्यू पुट करी, तो सिग्मा पी जो है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास पी के इक्वलेंट होता है। तो आपके पास कुछ ऐसी सी एक फॉर्मूला बन के आया, ई नॉट इक्वल्स टू ई प्लस पी बाय एप्सिलॉन। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये जो आपने पोलराइजेशन वेक्टर या जो पोलराइजेशन के लिए आपने ये जो रिजल्ट बनाया है, पी जो है आपके पास किसको बता रहा है, पोलराइजेशन वेक्टर को बता रहा है। इसके लिए तो हमने रिजल्ट बनाया था अभी ससेप्टिबिलिटी जब पढ़ रहे थे, तो क्या रिजल्ट बन रहा है, पी इक्वल्स टू ये ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट और ई। तो क्या इसकी वैल्यू पुट करी जा सकती है पी यहाँ पे इस फॉर्मूला में, तो आप क्या करोगे, इस पी की वैल्यू उठाई हमने और यहाँ पे पी में क्या कर दी, पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स ई एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। अब जब ये आपस में कट ही जाएंगे हमारे पास, तो क्या बचेगा, ई प्लस एक्स ई ई। अब दोनों के पास ई है, तो ई क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, दोनों के पास ई आएगा, कुछ ऐसा सा रिलेशन बन रहा होगा, ई प्लस एक्स ई ई
एप्सिलॉन नॉट तो कट चुका है, तो ई और ई क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स, और ई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड का। और अभी हमने पढ़ा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये होती क्या है, हमारे पास रेशियो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के बीच में। तो ये देखो आपने लिख दिया यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ई नॉट बाई ई होता है। तो बस यहाँ पे आप इसको क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1 प्लस एक्सी। तो अब देखो दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, एक्सी भी आ गया हमारे पास और k भी आ गया। क्या रिलेशन बना, k इक्वल्स टू 1 प्लस एक्सी, यानी ससेप्टेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक, ये आ गया आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये आ जाएगा आपके पास ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपके पास, एक छोटा सा रिलेशन पूछ लिया जाता है दोनों के बीच में, तो याद रखना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि दोनों का रिलेशन बताओ, k इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, ये रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है जी, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन या टर्म्स आप पढ़ रहे हो, लास्ट टर्म बचती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से ही आपको पता है कि ये हमारे पास किसकी बात हो रही होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही होगी। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही होगी, स्ट्रेंथ कहां तक जा सकती है किसकी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि हम किसी एक डाइलेक्ट्रिक में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई जब तक आप कर रहे हो उसमें कोई भी ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है आपके पास और आप क्या कर रहे हो, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू जितनी अप्लाई कर पा रहे हो, अब जैसे मान लो कि हमने कुछ वैल्यू अप्लाई करी, वो चल रहा है वर्किंग में, फिर हमने अप्लाई करी, फिर वर्किंग में, फिर अप्लाई करी, फिर वर्किंग में, फिर जैसे ही आप अप्लाई करवा रहे हो तो वो हमारे पास क्या हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। तो आप क्या देखते हो वहां पे कि डैमेज हो जाएगा, फिर तो वैल्यू हमारे पास पूरी की पूरी खराब, जीरो। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सिर्फ उतनी ही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जितने पे वो हमारे पास विदाउट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन देखने को मिले, उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, या फिर आप क्या बोल देते हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कि डाइलेक्ट्रिक आपके पास वर्किंग स्टेट में, डाइलेक्ट्रिक आपके पास वर्किंग स्टेट में, जब आप उस पर क्या कर रहे हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करवा पा रहे हो, तो वो उसकी क्या बन जाती है, स्ट्रेंथ बन जाती है। वो क्या बन जाती है, हमारे पास स्ट्रेंथ बन जाती है। अभी तक ये जो आपने टर्म्स पढ़ी, ये सारी की सारी हमारे पास क्या थी, बेसिक टर्म्स थी। ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड अब हमारे जो मेन कंसेप्ट है वो चलने वाले हैं। जैसे कि पहला कंसेप्ट आपके पास क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, जो हमारा टॉपिक या चैप्टर का नाम भी है कैपेसिटेंस, वो अब आ रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। होता क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो स्टोर्ड चार्ज होता है, जो चार्ज, जिस चार्ज को हम स्टोर कर पाते हैं, उसी को हम कैपेसिटेंस से रिलेट करते हैं। तो देखो डेफिनेशन देख लो इसकी, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक तरह का, ये जो चार्ज है एक तरह की क्या होती है, हमारे पास एनर्जी होती है। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, या किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी। अब बोला क्या जा रहा है, ये बोल रहे हैं बेसिकली मेजर है, मेजर किया जाता है हमारे पास किसको, एबिलिटी को मेजर किया जाता है किसी भी कंडक्टर की, वो कितना चार्ज क्या कर पा रहा है, स्टोर कर पा रहा है, या आप ये भी बोल सकते हो कि कितनी एनर्जी वो स्टोर कर पा रहा है। जो भी कंडक्टर आपके पास एनर्जी स्टोर कर पाता है या चार्ज स्टोर कर पाता है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या फिर क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी है उस कंडक्टर की क्या करने की, चार्ज को स्टोर करने की। अब चार्ज की बात हो रही है तो हम क्या कर लेंगे, चार्ज कंसीडर कर लेंगे। अब चार्ज कंसीडर कर लोगे तो आप वहां पे क्या देखोगे कि पोटेंशियल भी डेवलप होगा। सिंपल सा है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा हुआ है, जहां पे आपको चार्ज देखने को मिलता है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है, वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने वी पोटेंशियल क्रिएट कर लिया और चार्ज आपके पास क्या हुआ आ गया। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहता है आपको पता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है इसके बीच में, डायरेक्ट रिलेशन। जितना चार्ज रहेगा, जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू रहेगी, उतना ही ज्यादा आपके पास पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। अगर चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करो, पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, चार्ज की वैल्यू को डिक्रीज करो, पोटेंशियल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बता रहा है कौन, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे ही आप इस डायरेक्ट रिलेशन को या प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो क्या आ जाता है आपके पास, इक्वल्स टू आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास क्या,
कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है आपके पास, यही कहलाता है हमारे पास कैपेसिटेंस। ये क्या बन जाती है हमारे पास? कैपेसिटेंस। तो अब आपके पास क्या है, अब देखो कितना इजी फॉर्मूला बन गया आपके पास कैपेसिटेंस के लिए, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्योंकि V दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। अब अपने दिमाग में एक बात बिठाओ कि आपने जो पिछले सारे के सारे कंसेप्ट पढ़े पिछली वीडियो में, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके देखो कि आपने जितने भी पोटेंशियल के लिए रिजल्ट बनाए, वो सारे रिजल्ट तो आप इसमें यूज करके कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो। पॉइंट चार्ज के लिए, सुपरपोजिशन n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, अगर आप v की वैल्यू जो आपने एज इट इज रिजल्ट बनाया है, उसको आप v की वैल्यू जो है उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाती है? किसकी वैल्यू आ जाती है? कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास? यहां से v दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा C इक्वल्स टू क्यू अपॉन v। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, इफ v इक्वल्स टू 1, अगर v की वैल्यू 1 हो जाए तो जो C है आपका, जो कैपेसिटेंस है, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? चार्ज के ऊपर। कि पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी? जितना चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा उतनी आपकी C की वैल्यू होगी, उतनी कैपेसिटेंस होगी। और ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी SI यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैरेड। इसकी SI यूनिट कितनी होती है हमारे पास? कैसे डिनोट की जाती है? फैरेड। जैसे आप लिखते हो, यहां लिख देता हूं मैं, फैरेड, और इसे आप किससे लिखते हो? F से। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, F से लिखी जाती है। तो SI यूनिट थोड़ा ध्यान से देख लें, MCQs पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है। यानी कि Q और V के बीच में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल्स टू C इनटू V। जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो वहां पे कांस्टेंट आ जाता है C, और C ही हमारे पास कैपेसिटेंस है। तो आपको क्या करना है? V को दूसरी साइड लेके जाना है, तो किसका हो जाएगा? Q डिवाइड बाई V इक्वल्स टू C। और अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो, V की वैल्यू 1 आ जाती है, तो कैपेसिटेंस किसके इक्विवेलेंट आ जाता है? Q के इक्विवेलेंट आ जाता है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है फैरेड, और ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या है? हमारे पास डिवाइस है बेसिकली। ठीक है, आपको पता है, चल चुका है कि कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी करती क्या है हमारे पास। देखो क्या लिखा है, ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज लाइक प्लेट्स और सिलेंडर और स्फीयर। बोल रहे हैं टू कंडक्टिंग बॉडीज होती है हमारे पास, ठीक है, जिनकी आप बात करते हो कि दोनों तरफ प्लेट्स बना दे रहे थे हम कुछ इस तरीके से, ऐसे बना रहे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो प्लेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, सिलेंडर में भी और स्फीयर में भी। सेपरेट करी जाती है नॉन कंडक्टिंग मीडियम से। ठीक है, और इसमें करा क्या जाता है हमारे पास? आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पे आपके पास क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा चार्ज, यानी स्मॉल एरिया में आपके पास बड़ा ज्यादा चार्ज आप स्टोर करवा पाओ, तो उस डिवाइस का नाम होता है हमारे पास क्या? कैपेसिटर। ठीक है जी, फॉर्मूला आप सभी को पता चल चुका है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास केस स्टडी आएगी। ठीक है, तो पेपर में अगर केस स्टडी आती है तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है डिटेल में आनी चाहिए। अगर डिटेल में नहीं आता है तो केस स्टडी करना मुश्किल हो जाती है। तो ये फॉर्मूला रहता है इसका, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये इसका सिंबल है, बहुत ही सिंपल है। ये जो आप प्लेट्स बनाते हो वैसी सी प्लेट्स बनानी है, और बिल्कुल सेंटर से दो इसके एंड्स बना देने हैं। एक पॉजिटिव एंड होता है इसका, एक नेगेटिव एंड होता है। ये कैपेसिटर का आपके पास सिंबल है। कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं आपके पास? बड़े सारे अलग अलग टाइप के, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया, स्फेरिकल आ गया, सिलेंड्रिकल आ गया, पेपर कैपेसिटर आ गया, फिर आ गया मीका एक्सेट्रा। पेपर कैपेसिटर एक बिल्कुल जैसे आपके पास मसूर की दाल होती है ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर का ही जनरली बनाया जाता है। इतनी छोटा छोटा कैपेसिटर होता है। यूजेस कहाँ होते हैं इसके? यूज कहाँ किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ रहे हैं तो यूजेस भी होंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप देखते हो कि हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां पे हर जगह पे आपके पास क्या होता है? कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि टीवी आ गए आपके पास, टीवी सेट्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, फैन आ गया। फैन में एक सिलेंड्रिकल शेप का देखा होगा आपने, व्हाइट कलर में होता है, कई बार सिलेंड्रिकल शेप में फैन के साथ में लगा होता है। अगर फैन अगर आप ध्यान से देखो तो वो हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का काम क्या है? वहां पे चार्ज को स्टोर करना। मान लो कि किसी सर्किट में हमने कोई सर्किट डिजाइन की है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उसमें क्या हो जा रहा है? हमारे पास एक्सेस चार्ज फ्लो कर रहा है, बहुत ही ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है।
अगर बड़ा ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है तो क्या करेंगे हम, अपने अप्लायंस को तो प्रोटेक्ट करने पड़ेगा। तो किससे प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पे हम कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, जितना भी एक्सेस चार्ज आएगा वो उसे क्या करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा और हमारे अप्लायंस को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट रखेगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटर के बारे में था। अब आगे इसी के बाद ये जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो हमारे पास खत्म हो चुके हैं मैक्सिमम। अब आपके पास डेरिवेशंस और जो आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूलाज बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लें, ऐसे सीख लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।